कुर्बानी को समझना बहुत जरूरी है। कुर्बानी का तात्पर्य ये है कि जब किसी ग्रह पर चोट पड़ती है, मार पड़ती है, तो लाल किताब में कंसेप्ट है कि वो अपनी परेशानी का कुछ हिस्सा अपने साथी ग्रह पर डाल देता है। तो जब भी हम टक्कर को समझेंगे ज्योतिष में, तो वो ग्रह को ये याद रखना है कि वो अपनी परेशानी किसके सिर पे डालेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुध ग्रह है। बुध ग्रह एक बहुत ही चालाक ग्रह माना जाता है, और जब प्रणाम। भी बुध ग्रह परेशानी में आएगा, वो अपनी मुसीबत शुक्र पे डाल देता है। तो अब हमें प्रेडिक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुंडली में बुध ग्रह टक्कर खा रहा है, टक्कर खा रहा है, किसी भी ग्रह से टक्कर खा रहा है, क्योंकि यहाँ यारी दोस्ती तो काम आ नहीं रही। जो भी टक्कर मारेगा वो मारेगा। यहाँ पे फ्रेंडशिप का और एनिमीज का तो चक्कर ही नहीं है। तो बुध के साथ साथ शुक्र ऑटोमेटिक डिस्टर्ब मानना चाहिए। पॉइंट समझे ना? तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपने अच्छा पॉइंट याद दिला दिया। इस बहाने हमें ये चीज भी कवर हो जाएगी कि कुर्बानी का ग्रह है, तो इसकी हेडिंग ही बना लो, कुर्बानी का ग्रह। तो लाल किताब में कुर्बानी का ग्रह कहा गया है, और इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। जब भी ग्रह चोट खाता है या फंस जाता है ग्रहों की लड़ाई में, झगड़े में, है, तो वो अपनी मुसीबत अपने साथी ग्रह पर डाल देता है। तो जो साथी ग्रह पर जिस पर मुसीबत आई, तो एक प्रकार से वो उसने उसको कुर्बान कर दिया। या आप ऐसे समझ सकते हो कि अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया उसने। मतलब सारी प्रॉब्लम खुद के ऊपर नहीं ली। जैसे मान लीजिए किसी को सजा मिली कि 10 कोड़े मिलेंगे। अब उसने कहा अच्छा ठीक है, तो 5 कोड़े मेरे दोस्त को दे दो, 5 मेरे को दे दो। आप समझे ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। तो ऐसे ही प्लेनेट भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है कि भाई मेरा जो साथी है ना, आप उसको दे दो कुछ प्रॉब्लम। तो जिससे ये कंसेप्ट अच्छा भी है, इससे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम वो दूसरा साथी ग्रह जो उसको एक्सेप्ट करता है। पर यहाँ पर चूक होने का खतरा बहुत है। अगर हमने टक्कर तो बहुत जल्दी याद हो गई, हमें समझ में आ गया, टक्कर को हम समझ भी लेते हैं फटाफट, परंतु ये नहीं समझ पाते कि इसका जो साथी ग्रह जो कुर्बान हुआ, चोट उसको भी लग गई है, क्योंकि उसने कुर्बानी दी तो चोट उसे भी लगी। तो उसका इलाज भी बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल की शनि ग्रह। अब शनि ग्रह जब टक्कर खाएगा, तो उसका साथी, अब ये याद रखना जरूरी नहीं एक जगह, तो मैंने कल बताया था सूर्य शनि से टक्कर खाएगा तो शुक्र मारा जाएगा। पर ये याद रख लो, जब टक्कर की बात आए, शनि ग्रह जब भी किसी से भी टक्कर खाएगा, अपनी प्रॉब्लम को शुक्र पर डाल, यानी कि शनि ने अपना कुर्बानी का ग्रह, ऐसे नोट करोगे तो याद रहेगा, शनि ने अपनी कुर्बानी के लिए शुक्र को रखा हुआ है। अगर शनि टक्कर खा रहा है तो उसकी वाइफ की हेल्थ या पति पत्नी के संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में जब आप इलाज करोगे शनि का, तो शुक्र की रेमेडीज लिखना ना भूलिएगा। और केवल जरूरी नहीं कि पति पत्नी का मामला ही हो केवल, क्योंकि तो शुक्र में जो जो चीजें आती हैं, वो सभी चीजें आपने दिमाग में रखनी है, अपने जहन में रखनी है। चिड़चिड़ापन होना, ईर्ष्या होना, लैक ऑफ एनर्जी होना, तो नेगेटिव विचार आना, क्योंकि शुक्र कमजोर होने से, एनर्जी लेवल डाउन होने से व्यक्ति में ये सब समस्याएं होती हैं। तो केवल शनि शनि पर ही ध्यान नहीं देना, हमने शुक्र भी पर भी ध्यान देना है। तो ये पॉइंट को आपने समझ के रखना है। तो इसी प्रकार से आपने बुध ग्रह का मैंने आपको समझाया। बुध ग्रह भी शुक्र को ही कुर्बानी का ग्रह मानता है। अब मंगल ग्रह का आप कैसे करें, ये सारे नोट कर ही लो आप।
मेरे हिसाब से मंगल ग्रह। मुझे और मंगल, हाँ 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 बताइए। सॉरी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, ये 7 होगा तभी होगा या कहीं भी होगा तो भी हिट खाएगा? नहीं नहीं, हमारे मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं अगर कंफ्यूजन है। हमारी कल बात चल रही थी, हर ग्रह, हर ग्रह अपने से 8वें को जी, टक्कर मारेगा। टक्कर मारेगा। टक्कर जी, मारने का सिंपल मीनिंग उसको डेंट मारेगा, उसको चोट मारेगा। राइट। जैसे एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य 7वें घर में बैठा है, तो अगर सूर्य 7वें से अगर वहां से 8 गिनोगे, तो कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, कोई भी बैठा हो, चाहे वो उसका जी, मित्र हो या शत्रु हो, वो उसको चोट मारेगा, उसको डेंट राइट, मारेगा। राइट। अब विश्वामित्र जी ने क्वेश्चन राइज किया, भाई जो डेंट लगा है उसको क्या करना चाहिए, उसकी रेमेडी किसकी किसकी रेमेडी होनी चाहिए, कि जी, जो डेंट मार रहा है उसकी रेमेडी करें या जो डेंट खा रहा है उसकी रेमेडी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो जिसको डेंट लगा है, नहीं जिसकी चोट लगी है, मल्लम पट्टी उसी की होगी। जिसने चोट नहीं लगी उसका तो खैर क्या होना है। तो इसलिए जिसको चोट लगी है उस ग्रह के उपाय करने। तो अब बात ये आई है कि केवल जो दिखाई दे रहा है आपको कि ये जी, आदमी ने चोट खाया हुआ है, पर उस चोट खाए हुए आदमी ने अपनी कुछ प्रॉब्लम अपने साथी ग्रह को दे दी, और ये साथी ग्रह फिक्स्ड है, जिससे लाल अच्छा। किताब में कुर्बानी का ग्रह कहा गया। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके साथ उसी घर में बैठा हो, ना, ऐसा कोई ज़रूरी बैठने नहीं। की कोई शर्त नहीं है, जरूरी वो कहीं बैठा हो। हाँ, ठीक है। तो मित्र गिरा बाय चलिए। डिफॉल्ट, जो मित्र होगा ना उसको बस बस, दिक्कत करेगा। बाय डिफॉल्ट बस ये कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। जी, जी, सर नैसर्गिक वो मित्र जो होगा फिक्स है, उसको पकड़ेगा वो। वो फिक्स है। नहीं विश्वामित्र जी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि मंगल का मित्र सूर्य है तो अपनी प्रॉब्लम सूर्य पे डाल देगा, अच्छा अच्छा, तो वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। मेरे को तो लगा ये जो सब याद कर साथ में लेंगे कि घूम रहा मित्र है। पे डालेंगे, तो मैंने कहा जो मित्र भी साथ में उसके घूम रहा दो है। मित्र है तो किस वाले मित्र पे डालेगा। ये भी एक चैलेंज है ना, हाँ कि ठीक मान है। लीजिए चंद्रमा का तो मित्र गुरु भी है, चंद्रमा का मित्र मंगल भी है, चंद्रमा का मित्र तो सूर्य भी हो गया, तो अब इनमें से किसके ऊपर डालेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप इसको नोट ही कर लो, ठीक बात। तो कुर्बानी वाले ग्रह को। मंगल का प्लान और है। ये अच्छा किया, सारे विश्वामित्र जी का धन्यवाद करो जो इन्होंने दिमाग में मेरे वो नया विचार पैदा कर दिया कि ये चीज भी समझानी जरूरी है। तो मंगल ग्रह का कुर्बानी का जो ग्रह होता है वो केतु होता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल टक्कर खा रहा है, और वर्ष फल में इसको बड़ा ध्यान से समझना है कि अगर वर्ष फल के अंदर मंगल आपका टक्कर खा रहा है, तो ये भी मान के चलना है कि इसका केतु चोट लगी। अब केतु को चोट लगने का मतलब, या तो अगर उसका पुत्र है, बेटा है, उसके साथ दिक्कत खड़ी हो जाएगी, उसके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी, या उसके टांग में, उसके पाँव में चोट लगेगी, पाँव में प्रॉब्लम खड़ी होगी, या कुत्ता काटने की समस्या हो जाएगी। तो कुत्ता ऐसे ही मत काट, ऐसे नहीं काटता, कुत्तों को ऐसे बदनाम मत करो। कुत्तों के काटने के पीछे पूरा इतिहास छिपा हुआ है। आजकल आ रहा है ना, कुत्ते क्यों काटने लगे। मेरे कुत्ते तो भाई क्या काटने लगे, जिनका केतु खराब हो उनको कुत्ते काट ही लेते हैं। पाँव में दर्द की शिकायत, पाँव में सूजन, ये सब प्रॉब्लम केतु के कहीं ना कहीं गड़बड़ी का शिकार होने से। तो लक्षणों से भी समझ जाया करो। तो अगर मंगल है तो मंगल ने अपनी प्रॉब्लम केतु के ऊपर डाल देनी है। इसी प्रकार से आज मैं कई कंसल्टेशन कर रहा था, तो थकावट हो गई, तो मैंने कहा गरम गरम थोड़ा दो ताकि एनर्जी आ जाए। शुक्र ग्रह के लिए, अब जब शुक्र टक्कर खाएगा तो अपनी प्रॉब्लम चंद्रमा पर डाल देगा, मून के ऊपर डाल देगा। देखा, यहाँ पे मित्रता का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो चंद्रमा पर भी वो दबाव बना देगा। अब शुक्र टक्कर खाएगा, चंद्रमा पे प्रॉब्लम आई, तो चंद्रमा मेंटली उसको स्ट्रेसफुल बना देगा, मन उदास रहने लगेगा, मानसिक समस्याएं पैदा होने लगेंगी, माँ को भी तकलीफ आ सकती है, माँ को भी परेशानी आ सकती है। तो आपने ना ज्योतिष में जो जो सीख रखा है सारे एस्पेक्ट्स, उसको बिल्कुल कंसीडर करके चलना है। सर पर इसके साथ शुक्र भी इफेक्ट होगा, और जो टक्कर खा रहा है वो भी परेशान होगा उस ग्रह से रिलेटेड भी।
और जिसकी कुर्बानी लगेगी वो भी, दोनों के सिम्टम दो, दिखेंगे। बस बस बस। अब आप सही समझ गए, चोट उसको भी लगे, चोट दूसरे को भी लग गई है। तो ये समझाना इसलिए जरूरी है, कहीं कहीं हम ये चीज करते समय कहीं भूल ना जाएं और उसको कंसिडर ना करें। जैसे कि उसको टक्कर लगी है और उसमें केतु कुर्बानी का बन गया, अब वो खुद तो परेशान हुआ उस चीज से, पर साथ में वो ये भी कह रहा है कि मेरा बेटा भी परेशान है, मेरा बेटे की भी हेल्थ खराब है। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है यार ये बेटा कैसे परेशान हो गया, क्योंकि बेटा तो कहीं वर्षफल में बेटे वाला ग्रह है तो गड़बड़ आ नहीं रहा। और आपने देखा कि यार केतु भी ठीक ठाक सा आ रहा है, तो अब हमें टेंशन हो गई कि यार वर्षफल में केतु तो ठीक आ रहा है, अब बेटा कैसे बीमार है। तो हमें ये टक्कर के ग्रह से समझ में आ जाएगा कि भाई बेटा इसलिए परेशान है कि केतु के साथी ग्रह ने केतु की बलि दे दी। गुरुजी, अगर केतु की यहाँ पे बलि हो गई तो क्या हम लोग गुरु को भी कंसीडर करेंगे इसके साथ? वो अभी गुरु के ऊपर ही आता हूँ, तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलेंगे तो पहुंच जाएंगे शुक्र वहां का, पे। हाँ, शुक्र का लिख लिया आपने, चंद्रमा, जी सर। शुक्र का कुर्बानी का ये हो गया चंद्रमा। अब बृहस्पति, बृहस्पति का कुर्बानी का ग्रह केतु होता है। अब याद रखने के लिए आप अपना भी मतलब कोई भी सिस्टम बना सकते हो। सूर्य अगर टक्कर खाए तो वो बलिदान किसका करेगा? केतु का। फिर से केतु है। चंद्रमा यदि टक्कर खाए तो अपने तीनों मित्रों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम डाल देगा। ये कहेगा भाई मैं नहीं संभालता तुम्हारी, हैं? ये बृहस्पति पर भी दे देगा, कुछ कहेगा सूर्य को, कहेगा तू भी पकड़, कुछ मंगल को भी पकड़ा देगा। यानी कि चंद्रमा का टक्कर खाना ज्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि वो एक साथ तीन ग्रहों को लेके जाएगा, एक साथ तीन चीजों को डिस्टर्ब कर देगा। चंद्रमा पर आई हुई टक्कर ज्यादा गड़बड़ी का शिकार कर देती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, राहु केतु अपनी मुसीबत किसी पर नहीं डालते, वो खुद ही सुलटते हैं। वो कहते हैं हम खुद ही सक्षम है, हम खुद ही टक्कर सहन करेंगे। यानी कि राहु केतु अगर टक्कर में हो, टक्कर खा जाए, तो वो अपने किसी साथी ग्रह पर अपनी प्रॉब्लम को नहीं डालेंगे, अपितु खुद ही उसको भुगतेंगे या उसको सुलटेंगे। क्लियर? ये कुर्बानी का कंसेप्ट है। अब इसमें कॉमन चीज क्या आई है कि सबसे ज्यादा फंसता या तो केतु है या फंसता या शुक्र। शुक्र। ये दो ग्रह कुर्बानी के ग्रह माने जाते हैं ज्यादातर। इसीलिए आप लक्षणों के आधार पर उपाय करने का बड़ा इसमें नियम बताया। तो कई बार क्या है कि तीर तुक्का चल जाता है आदमी का, उसको भी वो सही डायरेक्शन में उपाय कर देता है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जितनी आपकी ये व्याकरण मजबूत होगी, उतना ज्यादा आपको लॉजिकल चीजें समझ में आएगी और आपको इस ज्योतिष के साथ मजा आएगा काम करने में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो मैं उपाय करवा रहा हूँ वो क्यों करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, उस सब चीज का आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ ज्योति जी। सर, अगर ये टक्कर खाने वाले ग्रह, जैसे फॉर एग्जांपल नवम में गुरु हो और दूसरे भाव में राहु हो, तो गुरु ने राहु को टक्कर मारे, जैसे कि जो मेन कुंडली है उसी में, तो कोई पापी ग्रह ही हो जो नुकसान देने वाला टक्कर खाए, तो क्या उसका फायदा भी नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा हमेशा? पहली बात तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मित्र और दुश्मन का कोई कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि टक्कर खा कौन रहा है। जो टक्कर खा रहा है वो अपनी मुसीबत किसके ऊपर डाल रहा है? उसके ऊपर। उन दो लोगों का इलाज करना है। ठीक है? अब जैसे विश्वामित्र जी ने कहा था कि भाई तीन ग्रह है और एक ग्रह टक्कर मार रहा है, तो तीनों को नोट कर लिया। अब तीन ग्रह में से हमने ये भी देखना है कि भाई कौन, वो अपनी मुसीबतें किस पर डाल रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो और फिर उस हिसाब से उसके इलाज को करना है। पर ये टक्कर वाली बात वर्षफल में, जब आपका वर्षफल जो कुंडली बनती है, जो सालाना कुंडली बनती है, उसमें सबसे ज्यादा कंसीडर करनी है।
सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो जो जन्म के समय जो हो गया, जो ग्रह अब टक्कर खा रहा है सो खा रहा है, वो तो पीड़ित है, उसका इलाज कब तक कैसे कैसे करेंगे। बस हाँ, चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी भाई, ये बातें। हाँ सिंधु जी बताइए, आप म्यूट पर हैं सिंधु जी। ये ग्रह टक्कर खा रहे हैं तो इन टर्न कोई ना कोई तो डैमेज है ही है। हाँ, डैमेज तो होता ही है, डैमेज तो होता ही है, नो डाउट। तो जिंदगी कोई ऐसे इतनी खराब तो नहीं है नहीं नहीं, डेंट का जितने मतलब प्लैनेट्स देखिए, डैमेज्ड दिखा। देखिए जब टाइमिंग का भी आपको देखना होगा ना कि कितने समय तक ये करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए, नियम ये है, मैं बता देता हूँ, अगर जो ग्रह टक्कर खा रहा है, जो ग्रह टक्कर खा रहा है और वो ग्रह अगर वर्षफल में कमजोर हालत में आ गया तो उसका डेंट आपको ज्यादा लगेगा, उसकी मुसीबत आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगी। प्लस अगर वो अच्छे भाव में आ गया है तो उसका असर बहुत कम हो जाएगा, यानी कि उसको मल्लम पट्टी पहले ही लग गई है, वर्षफल में अच्छी स्थिति में आने के कारण उसको फायदा हो गया है, तो यानी कि उसका असर कम हो गया है। चोट तो लगेगी पर वो हल्की चोट लगेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी का केतु टक्कर खा गया तो उसके बच्चे पे क्या हुआ कि बच्चा 95% रिजल्ट लेकर के आने वाला बच्चा है। अब उसका केतु गड़बड़ा गया और उसने रिजल्ट देखा तो देखा क्या क्या, वो तो 90% पे ही रह गया, 95 नहीं आया, अचीव नहीं कर पाया, फर्स्ट डिवीजन जो वो टॉप करना था वो टॉप नहीं कर पाया। तो अब मुसीबत तो आई, पर ये मुसीबत ऐसी मुसीबत नहीं है जिसमें जान माल की हानि हो रही हो या बहुत ज्यादा हेल्थ का इश्यूज खड़ा हो रहा हो। तो पर फिर भी एक तनाव तो खड़ा हुआ ना कि जो बच्चा 95% लेके आ रहा था वो 97 भी ला सकता था, 98 भी ला सकता था, पर वो नहीं लेकर के आ पाया। तो ये जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी है कि कंपैरेटिव स्टडी, तो उस तरीके से। हाँ पूजा जी बताएं। तो मुझे पूछना था कि कल आपने जैसे बोला कि फर्स्ट हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है तो आप मंगल को वो करें, तो सेवंथ की भी देखना है कि वो खाली हो कि कोई ग्रह बैठा है तो भी कर सकते हैं। पूजा जी मेरे हिसाब कल से कल का तो क्वेश्चन है आप एक्चुअली, मैंने हैंड रेज। ये पहले ही बताया करो, ये किस कॉन्टेस्ट में जो मैंने कहा था, ग्रह को जगाने के लिए, नहीं भाव को सर, कल जगाने मैंने के लिए। हैंड रेज किया था तो। नहीं हाँ नहीं, जी, भाव को जगाने कोई के बात लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों नहीं, क्वेश्चन, जैसे हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ भाव को जगाने के लिए ना। हाँ, तो हाँ भाव जी को हाँ। जगाने के लिए मंगल के उपाय करने हैं, ये नहीं देखना कि मंगल जी कहाँ सर बैठा। जी, अगर पहले भाव सर में अगर कोई ग्रह नहीं सेवंथ बैठा। भाव में, हाँ सेवंथ भाव में। हाँ, अगर सेवंथ में कोई ग्रह बैठा है तो भी कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है नहीं तो पूजा भी जी, कर शायद सकते हैं। आप कल वीडियो देखना पहले, वो कंसेप्ट ये था, अगर भाव जी वही जी जी सोया जी माना जाएगा जिसमें कोई ग्रह ना बैठा हो या कोई ग्रह ना देखता हो, तो सोया माना जाएगा। तो जगाओगे जब ही जब कोई सो रहा है, पहले जागे हुए को कैसे यस जगाओगे। श्योर। सर अगर सेवंथ भाव में गुरु की है तो फर्स्ट में कोई ग्रह नहीं है तो नहीं करना चाहिए ऐसे? नहीं नहीं मंगल के उपाय नहीं करने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप है ना, वो नया कोर्स आ रहा है ना, उसमें हम डिटेल में एक एक भाव में करेंगे, जिसमें आपकी कुंडली अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि हर ग्रह के, हर व्यक्ति के ग्रह कहीं ना कहीं भी बैठे हों तो हर एक का सर आएगा हमें उसमें, थोड़ा तो सा उसमें रेमेडी आ जाएगी। थोड़ा हाँ गायत्री जी सर बताइए। आप कुंडली लेके ना थोड़ा सा वो कर हम। हाँ वो उसी सर में ये बताएंगे, उसी में वर्षफल, हाँ सर बोलिए। ये वाला जो ग्रह है ये वर्षफल और कुंडली दोनों में देखना है। देखना है, पर वर्ष फल में ज्यादा उसको सम्मान देना है, मतलब उसका बड़ा, आपको प्रेडिक्शन करते समय बड़ा ध्यान में रखें। देखिए प्रेडिक्शन ठीक जब है सर। होती है ना, जैसे कई बार बहुत लोग बोल देते हैं कि यार लाल किताब है, लाल किताब से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है, लाल किताब टोने टोटके की किताब है, पर एक्चुअली में वो लोग होते हैं या तो उन्होंने लाल किताब नहीं पढ़ी होती है या वो लाल किताब सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। दो ही बातें होती हैं। जो लाल किताब को जब आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो, अरे बेटा ये मोबाइल देख, जब सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो फिर आप ये बात नहीं बोलोगे कि उसमें प्रेडिक्शंस पूरी होती है, प्रेडिक्शंस के तरीके दे रखे हैं,
ये एक प्रकार से प्रेडिक्शन का ही तरीका है कि आपको जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन सभी को ध्यान में रखेंगे तो आप प्रेडिक्शन कर। अब विश्वामित्र जी। सर जैसे टक्कर वाले कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ना, जैसे एक ग्रह टक्कर दे रहा है, मान लेते हैं कि 2-3 ग्रह टक्कर दे रहे हैं एक ही ग्रह को। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे 2 या 3 ग्रह खराब हो रहे हैं उस चक्कर में, मतलब जो दोस्त है उसका या जिसको भी जो भी साथ में खराब हो रहा है प्लान, तो क्या रेमेडी 2-3 प्लैनेट्स की इकट्ठी होगी, अलग अलग होगी, एक टाइम पे होगी? नहीं, पहली बात तो मैंने अभी, आप उठ के चले गए थे, मैंने आप ही का केस लिया था। जी मैंने ये कहा था कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि एक ग्रह 3 ग्रहों को टक्कर मार रहा है। अब 3 ग्रहों के अपने साथी ग्रह भी हैं जो अपनी मुसीबत को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे ग्रह की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उनकी एक लिस्ट बना लो, उसमें से कुछ तो कॉमन निकलेंगे। ऐसे नहीं कि हर एक का एक एक निकलेगा, हर एक का हो सकता है कुछ कॉमन भी निकले। वो लिस्ट जब बन जाएगी तो उसमें से जो ग्रह आएंगे फाइनल, उनका आप हिसाब बना लीजिएगा, उनकी रेमेडी होगी, उनकी रेमेडी करनी होगी। और ये वर्षफल के हिसाब से, वो वर्षफल के हिसाब से कीजिएगा। हाँ, क्योंकि मैच्योर आदमी है, बड़ा आदमी है कोई भी, तो उसको वर्षफल के हिसाब से ही देखना होगा कि इस साल कौन सा ग्रह किसको टक्कर मार रहा है और उसके रिजल्ट कहाँ कहाँ जाएंगे। ये एक आपका प्रेडिक्टिव पार्ट भी हो जाएगा। उसमें आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस बार मुसीबत किस ग्रह की कारक चीजों पर आएगी, तो वो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपने वो रेमेडी सजेस्ट करनी है। मोरल सर वीनस केतु ही बन रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में ना। हाँ, वीनस केतु, तो वीनस केतु का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वीनस केतु है तो आपने कुछ लक्षणों को पूछना होगा उनके। जैसे केतु की एक आदत क्या होती है कि वो मेंटल जब प्रेशर पैदा करता है तो बिल्कुल सैंडविच की तरह करता है। सैंडविच का जैसे इधर से भी मुसीबत आ रही है, इधर से बंदा सोच नहीं पा रहा, मतलब उसको लग रहा है यार घुट गया हूं मैं, मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। प्रेशर बहुत फील करता है, दिमाग के ऊपर दिमागी प्रेशर बहुत फील करता है। अब प्रेशर जो है राहु का भी होता है, पर राहु प्रेशर क्रिएट नहीं करता। राहु जो है सोच बहुत ज्यादा, आदमी सोचता बाद है, टू मच थिंकिंग पैदा करता है राहु, तो बहुत ज्यादा सोच सोच के प्रेशर में आता है। परंतु केतु प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर बहुत सारी चीजों का नहीं होता, एक चीज का होगा। जैसे किसी के ऊपर कर्जा है, अब उसको रात दिन एक ही चीज दिखाई दे रही है, कर्जे से कैसे मुक्ति पाऊं, कर्जे से कैसे निकलूं। कोई मेरा मकान नहीं बिक रहा तो उसको मकान का प्रेशर है, कोई उसका हेल्थ का सिचुएशन हो गया तो कि हेल्थ की सिचुएशन से कैसे निकल, मतलब पॉइंट एक होगा केतु है ना, पॉइंट एक ही करेगा, वो उसको प्रेशराइज रखेगा। और फिर वो टांगों का, पीठ के नीचे का, लोअर बैक का, और ये सब मैंने आपको लक्षण बताए। शुक्र के लिए आपने देखना है कि अगर उसको शुगर नहीं है तो कोई शुगर ना बढ़ गई हो, शुगर का चेक करना है। वाइफ के साथ रिलेशन चेक करने हैं, वाइफ की हेल्थ को चेक करना है। और फिर ये चेक इसलिए करना है ताकि आप उसकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी को समझ सके लक्षणों से। अब मान लीजिए वो कहता है जी देखो मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो इसका मतलब शुक्र की जो रेमेडी आप जब दोगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है, उसकी ताकत बढ़ा देनी है। मतलब इंटेंसिटी मतलब उसका ज्यादा उपाय करना है। जैसे कि भाई तेरे को तेरे वजन के बराबर का हरा चारा जो है गौशाला में जाकर के गायों को दान कर, हम गायों को खिलाना है। अब ये हम कहते हैं कि हम ये शुक्रवार को करना है, परंतु इंटेंसिटी ज्यादा। अब आप शुक्रवार को शुक्रवार नहीं, आप इसको रोज करें, लगातार पहले 11 दिन करें, और फिर हफ्ते में, और फिर आपको उसका पूछना है कि भाई 11 दिन के बाद कराने के बाद तेरा क्या उसका इम्पैक्ट, वाइफ की हेल्थ में कुछ सुधार आया कि नहीं आया। तो ये रेमेडी करने का तरीका है। और साथ में अगर लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है तो शुक्र की और भी 1-2 रेमेडीज आपने सजेस्ट कर दिया। आपने कहा डायमंड पहनो, आपने कह दिया सफेद पुखराज पहनो। तो ये आप एक प्रकार से उसकी मतलब दवा जो है बढ़ा रहे हो आप एक प्रकार से उस रोग को डाउन करने के लिए। गोली की जगह इंजेक्शन दे देना है उसको। हाँ, इंजेक्शन देना है। तो वो सीवियरिटी को समझ करके दान की, पुण्य की, मंत्र की, जाप की, पाठ की, पूजा की, ये सारी चीजों को आपने अप्लाई करते जाना है रूल्स के अनुसार। सिंपल बात है।
ठीक बात है। ठीक है ना। हाँ, अंदाजे से नहीं, पूछिए, बात जरूर कीजिए और उन्हें कहिए कि मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ इस एरिया में प्रॉब्लम होनी चाहिए, है तो कितनी है, किस लेवल की है, वो सारी बात कीजिए आप, ठीक उससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। चंद्रमा गुरु शनि को, चंद्रमा गुरु और शनि को टक्कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये चंद्रमा जब भी गुरु और शनि को जब देगा टक्कर में ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो ग्रह टक्कर खाएगा वो ग्रह जिन जिन चीजों का कारक होगा उन चीजों में कमी पैदा हो जाएगी। नंबर एक बात, सपोज करो कि जैसे अभी किसी ने लिखा गुरु टक्कर खाए तो क्या होगा। अब यार मित्रता का कंसेप्ट तो है नहीं कि चंद्रमा गुरु का मित्र है तो उसे बख्श देगा, बख्शेगा तो है नहीं। तो यहाँ पर गुरु की क्या क्या समस्या है? गुरु हमारी ओवरऑल वेल्थ का कारक है, गुरु हमारी संतान का कारक है, गुरु हमारे ज्ञान का कारक है, गुरु हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का कारक है। उन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी पैदा करेगा। फिर शरीर से लगाना जरूर, शारीरिक लक्षण जरूर लगाना। गुरु का संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, गुरु का संबंध हमारी श्वास से है, जो हम श्वास लेते हैं उससे है। तो और शनि का संबंध किस चीज से? हमारे स्नायु तंत्र मंडल से है। शनि का संबंध हमारे रोजगार से, हमारी डे टू डे इनकम से है, क्योंकि धन कमाने वाला लाल किताब के अनुसार हमेशा शनि 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। चंद्रमा सौम्य है फिर भी, हाँ बिल्कुल चंद्रमा यहाँ पर सौम्य, क्रूर, पाप ग्रह, इनका कोई कंसेप्ट नहीं। सॉफ्ट से सॉफ्ट प्लेनेट भी अगर स्ट्रांग से स्ट्रांग को टक्कर मारेगा तो जिसको टक्कर लग रही है उसको पीड़ा होगी, ये ध्यान रखना। बस फर्क ये है कि अगर राहु केतु टक्कर खा रहे होंगे तो अपनी मुसीबत वो किसी पर नहीं डालेंगे, खुद के ऊपर झेलेंगे। बाकी जो भी टक्कर खाएगा वो अपने साथी ग्रह मैंने लिखवा दिए हैं, उनके ऊपर कुछ अंश मुसीबत का डाल देगा। तो यहाँ इस बात में बिल्कुल गुरेज मत करना, चाहे गुरु ग्रह टक्कर मारे किसी को, ये मत सोचना कि अब टक्कर सॉफ्ट सी लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टक्कर उसने बिल्कुल वही डेंट मारना है। अब वो कितनी बुरी टक्कर लगी है, वो मुसीबत कहाँ जाके पड़ी है, तो आप उससे बात जब करोगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। क्लियर बात? हाँ मालविका जी जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर। सर मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जो टक्कर वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया, इसमें सर हर प्लैनेट का एक अपना गति से चल रहा है, हर प्लैनेट अपनी गति से चल रहा है। अगर हम टक्कर की बात करते हैं तो हम एग्जांपल अगर लें कि अगर कोई गाड़ी चल रही है 30 की स्पीड से और दूसरी गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से, एक पॉइंट पर आके दोनों टक्कर खा रही है, तो चोट तो फिर दोनों को लगेगी। तो वो मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपने बोला कि यहाँ पर वैसी टक्कर आमने सामने वाली नहीं है। सर जो आमने ग्रह है वो सामने वही है, जो ग्रह वो वही है। ये एक प्रकार की, आप इसको ऐसा समझो, टक्कर तो सिर्फ शब्द के अर्थ को समझाने के लिए बता दी कि जैसे ग्रह दृष्टि देता है, ग्रह वहां आकर के उसको टकराने के लिए, मान लो पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है तो 8वें में बैठने के लिए वो वहां से चल करके 8वें को मारने नहीं आए। पहली बात, वो एक प्रकार से ये 8वीं दृष्टि मान लो इसको, समझो ना। तो वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि गाड़ी तेज आ रही है कि स्लो आ रही है, वो कंसेप्ट ही नहीं है। सर उस केस में अगर किसी के सिम्टम्स भी अगर मैच करते हैं कि दोनों को ही ट्रबल हो रहा है वर्चुअल में भी, या नहीं वो देखिए, कई बार मैंने पिछली बार क्लास में, कल वाली क्लास में क्या समझाया, एक ग्रह वो भी होता है जो टक्कर खा भी रहा होता है और टक्कर दे भी रहा होता है। कहीं वो खुद ही तो टक्कर नहीं खा रहा, ये भी होता है ना कि खुद ही टक्कर आ रहा हूँ, वो हो सकता है वो खुद किसी ग्रह से 8वें बैठा हो। अब मान लीजिए कोई ग्रह पहले भाव में बैठा है, अब पहले भाव का ग्रह हम बहुत अच्छा मानते हैं, अब वहीं पर छठे भाव में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो छठे भाव में जो बैठा है वो पहले भाव को टक्कर मारेगा 8वें से। जी। पीड़ित कौन सा हो रहा है? पहला हो रहा है। यही कारण है कि ज्योतिष में कई बार हम सभी स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, जो ग्रह देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, या उसका उल्टा दुष्परिणाम मिल रहा होता है। अच्छे रिजल्ट तो गए भाड़ में, यहाँ कुछ और ही नेगेटिव हो गया। जैसे कि गुरु लगन में बैठा है, सबको लगेगा कि बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अच्छा है,
पर लाल किताब कहती है देखो कोई वही टक्कर में आ रहा हो, अब वो टक्कर में आ जाए, और टक्कर में आ गए तो बृहस्पति चोटिल हो गया। बृहस्पति को चोट लगी, अगर वो बच्चा देखिए किस उम्र के दौर में चल रहा है, अगर वो विद्यार्थी है तो उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, अगर वो घर गृहस्थी वाला है तो उसका पैसा नहीं बच रहा होगा। तो बहुत सारी मुसीबतें जो गुरु से रिलेटेड है वहां पे दिक्कतें आ रही होंगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वर्षफल में लगन में गुरु आ गया तो अब की बार तो साल बहुत ही अच्छा जाएगा। अब ज्योतिषी ने प्रेडिक्शन कर दी भाई तेरा साल बहुत अच्छा जाएगा, वर्षफल में बहुत अच्छा। ऐसा नहीं केवल ये वैदिक में लिखा है कि लगन में बृहस्पति बहुत अच्छा, लाल किताब में भी बृहस्पति अगर लगन में हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है, उसकी भी बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। वो जगत गुरु है एक प्रकार से, यानी संसार का गुरु है वो, पर अगर वो चोट खा गया तो अब उसके रिजल्ट पहले जैसे नहीं बचे। वो बात अलग है कि बृहस्पति अपनी मुसीबत को कुछ हद तक केतु पर भी ट्रांसफर कर देता। सर एक तो और ऐसे में उसकी औलाद होगी तो वो भी चोटिल हो जाएगी, सिंपल कर सकते। हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन है सर, देखिए हम लोग अपनी कुंडली यहाँ पर कालपुरुष के हिसाब से बनाते हैं और वर्षफल का भी चार्ट देखते हैं, लेकिन अगर किसी का कालपुरुष की कुंडली में ही डिफॉल्ट्स बहुत सारे हैं, वर्षफल अच्छा जा रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो उसका बेस है वो तो हिला हुआ है, तो उस केस में क्या हम लोग बेस के लिए जो रेमेडीज करते हैं, जो नॉर्मल हमारी 43 डेज वाली, जो 45 डेज वाली रेमेडीज है, वो क्या पहले वर्षफल के लिए भी 43 डेज ही एप्लीकेबल है और उसके लिए भी 43 डेज एप्लीकेबल है? ये एस्ट्रोलॉजर के अनुभव की बात होती है कि उसको कौन सी रेमेडी इमीडिएट करानी है। लाल किताब में इमीडिएट रेमेडी का कंसेप्ट है। जैसे एक आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया कि उसका किसी से झगड़ा हो गया और किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस पीछे पड़ गई है। अब वो केस बेशक झूठा है पर मुसीबत तो उस समय आ गई। अब वो उसकी पास्ट की रेमेडी ना कराए कि आपके पास स्त्री ऋण है, आपके पास जालिमाना ऋण है, आपके पास अजन्मा ऋण है, आप ये करो। उसके पास समय नहीं है कि वो 45 डेज तक इंतजार करेगा और 45 डेज के बाद फिर दोबारा आपके पास आएगा और आकर के फिर आप उसकी वर्षफल की रेमेडी बताओगे। सबसे पहले देखो मुसीबत क्या है और वर्षफल बनाओ, वर्षफल बनाओ और वर्षफल के हिसाब से देखो क्या वो जो मुसीबत आई है उससे मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है सबसे पहले वर्षफल का हिसाब किताब करो और उसको समझा के भेजो कि जैसे ही इस मुसीबत से थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाए, मेरे पास आइयो, ये प्रॉब्लम तेरी कुंडली के अंदर है, जो तेरी मेन कुंडली के अंदर है, तेरी लगन कुंडली में है। ये दोष जब तक तेरे दूर नहीं हो जाएंगे इस तरह की मुसीबतें आती रहेंगी। इन मुसीबतों से तुझे बचाव करना है तो लॉन्ग टर्म रेमेडी तुझे ये करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम के लिए उसे बताइए और जब वो थोड़ा रिलीफ पा लेता है उसके बाद उनसे वो सारी चीजें कराइए, नहीं तो बार बार सेम टाइम की जो है प्रॉब्लम्स उसके ऊपर आती रहेंगी। ये लाल किताब का रेमेडी करने का तरीका है। बाकी जो 5 तारीख से हमारा कोर्स शुरू होने वाला है उस कोर्स में हम यही सब डिस्कशन करने वाले हैं जब हमारे पास टाइम का अभाव नहीं होगा और हम एक एक चीज के ऊपर खुल करके डिस्कशन कर सकते हैं, हर एक का ले भी सकते हैं। ये चीज है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। लिखा है कि मनी लॉस हो रहा है, बृहस्पति की रेमेडी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि उम्र का किस दौर में कौन से ग्रह का इफेक्ट पड़ रहा है, जिसे हमारे दशा सिस्टम होता है। ये वैदिक दशाओं की तरह तो लाल किताब में दशा नहीं मानी जाती है, मतलब वैसे महादशा अंतरदशा नहीं होती है, पर यहाँ चक्र होता है, 35 साला चक्र, 35 इयर्स चक्र। उसको आप सब नोट करें क्योंकि वो ग्रह इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो लाल किताब के अनुसार जो हमने होरा बनवाई थी उसको आप नोट कर लें, तो उम्र के दौर का चक्कर आपको पता चल जाएगा। इससे ये भी पता चलेगा कि बंदे के ऊपर इस समय कौन से ग्रह सबसे ज्यादा डोमिनेट करके चल रहा है, कौन सी डोमिनेंस किसका है। तो सबसे पहले आपने लिखना है बृहस्पति को। ध्यान रखने लाल किताब का जो ग्रह की जो सीरीज है वो
पहले उसमें बृहस्पति आएगा, सूर्य बाद में आएगा। अपने वैदिक में सबसे पहले सूर्य आता है, यहाँ बृहस्पति है। बृहस्पति लिखें, सूर्य लिखें, सूर्य के बाद चंद्रमा लिखें, चंद्रमा के बाद शुक्र लिखें, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध लिखें, और बुध के बाद शनि लिखें, शनि के बाद राहु, और राहु के बाद केतु। क्लियर हुई बात? अब इसको ऐसा बना लीजिए, मतलब लिख लिया आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कर लीजिए, बिल्कुल सीरीज में करिएगा। और एक तरफ ऊपर हॉरिजेंटली लिखना है चक्र 1, ऐसे फिर चक्र 2, चक्र 3, तो ऐसे 3 कॉलम बना लेने हैं। फिर मैं बहुत आसान तरीके से करा पाऊंगा। कॉलम बना लिया आप लोगों ने? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बड़े आसान तरीके से बता दूं। अब जहां पर शनि लिखा है आपने, जिस सीरीज में शनि के सामने 1 से 6 साल ये आयु का है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है और 1 से 6 साल के बीच की उम्र है, तो आपने ये मानना है कि शनि ग्रह का असर ज्यादा है। 1 से 6 साल यानी 1 से 6 साल तक के बच्चे पर शनि ग्रह का असर होता है। तो कोई अगर रेमेडी होगी, तो शनि को सबसे पहले आपने दिमाग में रखना है, और सबसे पहले यही चेक करना है कि वर्ष फल में शनि की क्या स्थिति। सर चक्र कहीं 1 में लिखना पुरुष है? फल में है जी। सर चक्र 1 में लिखना है 1 to 6 years। ये अभी मैं चक्र 1 ही लिखवा रहा हूँ, मतलब एक कॉलम बना लीजिए, यहाँ आप कॉलम नंबर 1 कर लीजिए। चक्र ना भी लिखे तो नंबर खाना मतलब पहला कॉलम, उसमें आपने ऊपर लिखा बृहस्पति लिखा, सूर्य लिखा, चंद्र लिखा, मंगल लिखा, ऐसे जहां शनि लिखा है उसके सामने 1 से 6 लिख दें। और ये दिमाग में रखना है, ये उम्र लिखवा रहा हूं मैं। यानी कि आपके सामने कोई बच्चा 5 साल का है, आप वो कहता है जी बच्चा बहुत ही बीमार हो गया, बच्चे को टाइफाइड हो गया, अब बंदा प्रॉब्लम में है, क्या करें? तो वर्षफल जब बनाओगे तो आपने देखना है शनि के क्या हालात है। कहीं शनि इस वर्षफल में टक्कर तो नहीं खा रहा, तो आपने दिमाग में शनि लेके आना है। तो शनि की रेमेडी आपने करवानी है, और शनि अपनी मुसीबत किसके ऊपर डालेगा? मित्र कौन है? शुक्र कौन है? शुक्र पे। तो हमने शनि की रेमेडी करानी, साथ में शुक्र की भी रेमेडी करानी, उसको शुक्र की भी ताकत देनी है। उसको कहने का मतलब उसकी भी सही तरीके से ट्रीटमेंट करना है, तो बच्चे में इलाज जल्दी हो जाएगा, और उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से आपने करना है। इसी प्रकार से 7 साल से लेके 12 साल तक, अब शनि से नीचे राहु है, शनि से नीचे राहु है, तो वहां 7 से 12 लिखो आप, और राहु से नीचे केतु है, वहां लिखो 13 से 15। अब याद करो, जब मैंने केतु करवाया था तो एक बात वहां पे लेकर के मैं आया था, ये 13 से 15 उस समय भी मैंने लिखवाया था, और मैंने ये कहा था कि वो समय है जब बच्चे का ध्यान भटक जाता है। बच्चे का ध्यान भटकने का सबसे ज्यादा समय होता है, केतु बच्चे के ध्यान को भटकाता है। तो अक्सर माँ बाप ज्योतिषी के पास इस उम्र में बच्चे की कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि बच्चा आजकल पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा है, या नंबर अच्छे नहीं लेकर के आ रहा, फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आपने केतु की रेमेडी करानी है। और अब दिमाग लगा करके, बेशक केतु टक्कर भी खा रहा हो तो आपने, या नहीं भी खा रहा हो, क्योंकि केतु तो अपनी मुसीबत खुद पे लेगा, पर उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा याद रखना, केतु जितना अच्छा उतना अच्छा बृहस्पति, जितना अच्छा बृहस्पति उतना अच्छा केतु। तो केतु को ठीक करना है तो केतु का तो इलाज करो, साथ में बृहस्पति का भी इलाज कर दो। बृहस्पति का आप इलाज करोगे, केतु भी ऑटोमेटिक उसने ठीक होना ही होना है, तो वो बच्चा बहुत जल्दी सही पोजीशन सिचुएशन में आ जाएगा। पर वर्षफल जरूर देखना, ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं मार। कई बार कुछ होते हैं, माँ बाप की रोने की खामखाई की आदत होती है, बच्चा 95% लेकर के आ रहा, फिर भी आकर के रोते जी ये मैं क्या करूँ जी।
अरे भाई आज ही अंग्रेज बनाओगे क्या इसको, हैं? तो वो उसमें ध्यान रखना है। कई बार पेरेंट्स जो हैं कुछ ज्यादा ही वो हो जाते हैं, तो उसकी फिर बस ऐसे ही बहका के भेजना है। सर पैसे वसूल करने हैं ज्योतिषी वाले, हैं? पैसे वसूल करने हैं ज्योतिषी को जो दे रहे हैं ना, वो पैसे वसूल करने होते हाँ, वो काम हैं। का ही जी, बच्चा पढ़ नहीं रहा, ऐसे मतलब कुछ ना शक्लें, कुछ ऐसी शक्लें बना लेते हैं जैसे कोई अभी रो देंगे अगर कुछ हो गया तो, हैं भाई सर कुछ ना परसेंटेज कुछ उपाय लेके जाएंगे, पैसे दिए तो कुछ ना कुछ उपाय लेके जाएंगे, चाहे उपाय हाँ, चाहिए या नहीं चाहिए। और नहीं लिखो तो कंप्लेंट करते हैं कि आपने तो कोई उपाय बताया ही नहीं। मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है कि कहते हैं आपने उपाय तो बताया ही नहीं। अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए नहीं बताया। तो ये भी समस्या हो जाती है तो उनको कुछ ना कुछ दे दिया करो। और डॉक्टर ज्यादा वाला रोने हिसाब धोने होता लगे है ना। तो उनको कह दिया करो जाओ मंदिर में जाओ और मंदिर में जा करके वहां की टॉयलेट साफ करके आओ। या तो जाएंगे ही नहीं या तो उपाय नहीं करेंगे, हैं? तो बिल्कुल एकदम सेटिंग पे आ जाएंगे। अच्छा, अब ये उपाय भी है, रेमेडी भी है भाई, तो बहुत अच्छी रेमेडी भी है। हाँ, बड़ी अच्छी चलो, रेमेडी इट्स अ गुड रेमेडी। ये यार। हाँ, तो वो ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, फिर आपसे ज्यादा उपाय की डिमांड नहीं करेंगे, कहते मेरा उपाय तो ऐसे ही है। फिर चलिए अगला लिखें। सो अब बृहस्पति पर आ जाइए, केतु पे आगे 13 से 15। अब वापिस सबसे पहले आपने बृहस्पति पर जाना है, यानी बृहस्पति के सामने लिखिए 16 से 21। बृहस्पति से नीचे आइए सूर्य पर 22 से 23। अब वो याद आ जाएगा आपको जो जो मैंने लिखवा रखा था ना पहले, पहला चक्र वैसे ही चलता है। चंद्रमा 24 से 25, शुक्र 25 से 27, शुक्र 25 से 27। ये शादी की उम्र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लाल किताब से परीक्षण करेंगे, अगर वर्ष फल में शुक्र अच्छी स्थिति में आ जाए और उम्र भी ये 25 से 27 के बीच में चल रही है, तो आप ये ध्यान रखना शादी के परीक्षण कर सकते हो। पर अगर इसी दौर में लगातार ये वर्ष फल में शुक्र पिटा हुआ है तो शादी या तो होगी नहीं, और गलती से कर दी तो वो खराब। तो जिनकी मैरिज लाइफ खराब है ना, बेशक उनके डेट ऑफ मैरिज देख करके उस समय कौन सी उम्र चल रही थी वर्ष फल में देख लेना, शुक्र गड़बड़ मिलेगा। मतलब ऐसा देखना जो मैरिज बिल्कुल खत्म ही हुई, मतलब एग्जाम्पल ऐसा लेना तब क्लियर आएगा। वो गीली लकड़ी की तरह जलने वाली मैरिज लाइफ को मत लेना, जो ना बुझ रही है जो ना जल रही है, उससे नहीं पता चलेगा आपको ना, वो तो बहुत उससे मिल आइडिया जाएंगी। नहीं होगा। वो तो बहुत मिल जाएंगी। हाँ, तो ऐसी मत लेना, इसलिए मना कर दिया मैंने। अब 25 से 27 शुक्र लिखा तो 28वां साल फिर हमारे मंगल ग्रह का आ जाता है। 28 से 33 बुध ग्रह 34 से 35। अब वहां जहां पर शनि लिखा हुआ है, अब पहला खाना तो पूरा कर लिया आप लोगों ने, पहला जो कॉलम था वो तो सारा पूरा हो गया, सारे ग्रहों के सामने उम्र लिख ली होगी। अब देखो जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको लिखी कि नहीं लिखी। जी सर, तो अपनी किस्मत के वो खुद जिम्मेवार है। लिख लिया सर। तो आप लोगों के चेहरों से मुझे पता चल रहा है भाई किस जी किस ने लिखी है। सर। ठीक है, चलिए अब शनि के सामने, अब जो खाना नंबर 2 मतलब जो कॉलम नंबर 2 पे आ जाइए, क्योंकि पहला तो भर गया, तो कॉलम नंबर 2 पे आएंगे तो शनि के सामने से शुरू करना है, क्योंकि 35 साल यहाँ पर फर्स्ट चक्कर में पूरे हो गए। 1 साल से 35 साल की उम्र फर्स्ट कॉलम में आ गई है, आपने ध्यान दिया होगा। अब हम वहां से दूसरे से चलेंगे, दूसरे शनि के सामने से शुरू कीजिए। फिर देखो शनि से ही आरंभ हुआ था पहला भी, 1 से 6 शनि से हमने आरंभ किया था, तो हम 36 से 41 साल, सेम 6 साल का। हाँ, यही समय है जब इंसान सबसे ज्यादा भागता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मशक्कत करता है, अपने जीवन की फुल पावर लगाता है पैसा कमाने के लिए। हार्ड वर्क वो कहता है कर, और ये जिंदगी की फिलॉसफी है, ये ध्यान रख। और जो इस समय नकारा हो गया, शनि ग्रह उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। शनि, हर बच्चे को, हर नौजवान को ये चीज समझाओ, ज्योतिष हमारी जिंदगी की फिलॉसफी है, जो हमें समझाता है किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 36 से 41 आदमी भागता दौड़ता ही समझ में आना चाहिए।
हर तरह से उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, हर तरह से भाग दौड़ करनी चाहिए। मेहनत कश इंसान को शनि ग्रह बहुत लाइक करता है। तो ये उम्र का वो दौर है। तो ऐसे में जो चीजें शनि को पसंद नहीं है वो चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं, शनि रुकावट पैदा कर देता है आगे तक के लिए। इसलिए जिनका शनि की स्थिति अच्छी ना हो वो भूल करके भी शराब ना पिए, खास करके इस उम्र के दौर में। 36 से 41 बड़ा ध्यान रखने वाली उम्र है, शराब के लिए बिल्कुल क्रॉस मार्क, नहीं तो शनि आगे तक मुसीबत डाल देता है, मतलब उसको आगे तक फंसा के रखता है। तो जो जो चीजें शनि को पसंद है, अगर कोई पीता भी है तो अगर वो छोड़ जाएगा ना उस समय, तो ये समझ लेना शनि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। खास करके वो जो कंस्ट्रक्शन के काम करते होंगे, टेक्निकल काम करते होंगे, उन लोगों के लिए तो बहुत ही खास है ये चीज। उस समय अगर वो छोड़ गए तो उनको काफी हद तक अच्छे रिलीफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से राहु पर आए 42 से 47 की एज, ये राहु की है। इस उम्र में आकर के व्यक्ति फुल एंड फाइनल रिस्क खेलता है। भाई साहब अब नहीं खेला तो फिर कब होगा, हैं? फिर तो अब मेरा बुढ़ापा नजदीक आने वाला है, तो उसको अपना बुढ़ापा याद आने लगता है, तो इसलिए वो फिर फुल एंड फाइनल रिस्क झेलता है। तो राहु में कहते हैं ना पराक्रम दिखाने वाला, तो फिर वो अपना पराक्रम दिखाता है, अल्टीमेट पराक्रम दिखाने की कोशिश में करता है कि एक ही बार में दाव मारूंगा, सारा जो अब तक नहीं किया सारा हिसाब किताब कर दूं। तो ये वो उम्र होती है ना। तो ये राहु का असर माना। अब आपने देखना है कि वर्षफल में भाई कैसा आ रहा है, सही आ रहा है कि गड़बड़ आ रहा है। अगर गड़बड़ आ रहा है तो प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम है, यानी उसको उल्टे सीधे ख्वाब खाम खाई आ रहे कि मुख्यमंत्री बनेगा वो अगले 6 महीने। और अगर सही आ रहे हैं तो उसको आप सही रास्ता दिखाओ, सही मोटिवेट करो, क्योंकि इस उम्र में आदमी बहुत जबरदस्त रिस्क लेने की सिचुएशन में आ जाता है। पर डिपेंड्स ऑन वर्षफल में उसकी प्लेसमेंट क्या है, ये चीज डिसाइड करेगी। 48 से 51 साल केतु की उम्र, एस्ट्रोलॉजी सीखिएगा सर। फिर वो ज्योतिष सीखेगा है। 48 से 50 परफेक्ट उम्र है। ये समय होता है जब इंसान अपनी औलाद को लेकर के बहुत ज्यादा टेंस होता है। 48 से 51 साल बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, उसके कैरियर को लेकर के, उसकी हेल्थ को लेकर के, या उसके व्यवहार को लेकर के कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है। इवन उसकी जिंदगी की सोच का 60 से 70% मामला बच्चे की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो दशा केतु की दशा है। अब लाल किताब जो सीखे वो तुरंत उम्र से ही पता चल सकता था, ये वाला साल चल रहा है 50वां है, ठीक है, बच्चे को लेकर टेंशन। इवन कुंडली वो बाद में दिखाएगा, पहले ही आप समझ जाना कि बच्चे की प्रॉब्लम लेकर के आया, टेंशन है, और वो ही चीज निकलेगी क्योंकि केतु का एकदम सही बताया सर। है ना। हाँ गुरुजी सही बताया आपने, ये पूरा मिल गया है मतलब। हाँ, ये सभी के साथ है, ये ऐसा नहीं कि किसी की आपकी अगर ये चल रहा है तो जो भी इस उम्र के दौर में है सभी हाँ के सर। वो केतु के अंडर में चल रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि केतु के अंडर में चल रही, यही समय है जब आदमी सबसे ज्यादा धार्मिक हो जाता है, यही सबसे ज्यादा समय है कि उसके अंदर सेपरेटिवनेस के गुण आने लग जाते हैं, या उसमें मन में बड़ी इच्छा होती है कि अब तो तू संन्यास ले ले, मन करता है तू कहीं तीर्थ पे चला जा, मन करता है कोई माला ले ले, मन करता है तू दीक्षा ले ले। ये वो सबसे ज्यादा सुप्रीम पीरियड है जिसमें उसको सबसे ज्यादा धार्मिक होने के ख्याल आते हैं। संतान को सही जगह मैनेज करने के, संतान को सही जगह प्लेस करने के ख्याल उसके दिमाग में, यानी वो अपना तो भूल जाता है, संतान के विषय में बहुत ज्यादा सोच विचार करता है। अब चलिए केतु हो गया, तो अब आप फिर वापस बृहस्पति पर आएंगे। अब फिर बृहस्पति की उम्र आएगी 51 से 56 साल। अब जो 51 से 56 की उम्र में है वो बृहस्पति के दौर में है। अब उनको लगने लग जाता है ज्ञान प्राप्त कर लिया, शुद्ध ज्ञान, नॉट अशुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज
आत्मा परमात्मा की नॉलेज है, ज्योतिष की नॉलेज। सूर्य की उम्र 57 से 58 साल, चंद्रमा 58 से 59, 58 से 59 चंद्रमा, 60 से 62 शुक्र। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति 60 से 62 की उम्र में है, आपको क्या चेक करना है? शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट चेक करनी है। कहाँ चेक करनी है? वर्षफल में। अगर शुक्र बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी आती है, तो ये उसका बहुत एंजॉय का टाइम होगा। वो घूमने फिरने जाएगा, बाहर घूमेगा फिरेगा, मौज करना चाहेगा। उसके मन में ख्याल आएंगे कि मुझे अब जिंदगी में जो मैंने इतने पापड़ बेले हैं, इतनी मशक्कत की है, अब मैं थोड़ा सा लाइफ को रिलैक्स करूं, थोड़ा सा एंजॉय करूं। ये उसके मन में ख्याल आएगा। समझ गए बात को? और अगर वो गड़बड़ा गया शुक्र, तो उस समय हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए वो दौर अच्छा नहीं होगा, होपलेस बहुत जल्दी हो जाएगा। 63 से 68 साल मंगल ग्रह के, और 69 से 70 ईयर्स बुध ग्रह के। ये आपका सेकंड कॉलम पूरा हुआ। अब थर्ड पे आ जाइए। 71 to 75, 71 to 75। फिर शनि पर आ जाना। देखिए, स्टार्ट शनि से करेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 71 से 75 ये शनि का पीरियड रहता है। ये वो दौर है जब शनि की बीमारियां बहुत असर करती हैं, वायु प्रॉब्लम बहुत पैदा हो जाती है, वात विकार बहुत प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन की शिकायत रहने लगती है, गाउट्स की प्रॉब्लम रहने लगती है, नींद की समस्या रहने लग जाती है। ये सब मुसीबतें आती हैं। और वो डिपेंड ज्यादा करेगा कि शनि का वर्षफल कैसा है, कैसा नहीं है। अगर व्यक्ति का ये 4-5 साल वर्षफल में शनि अच्छा आता रहे, तो बिल्कुल हेल्दी लाइफ चलेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं पालने वाला। ऐसा नहीं है कि शनि का आया है, शनि की दशा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार होगा ही होगा। इट्स डिपेंड ऑन वर्षफल। ये हमेशा ध्यान रखना। केवल आंख बंद करके नहीं कहना भाई बंदा जो है 71 से 75 हो गया तो बीमार होगा ही होगा ना, ये कोई जरूरी नहीं है। वर्षफल बताएगा ये चीज। 76 से 82, 76 to 82, ये फिर से राहु का दौर है। ये वो समय है जब औलाद का पता चलता है। औलाद खरा सोना है या मिट्टी है। ये वो दौर है 76 से 82, जो आपके जीवन की पूंजी, जो फुल एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट जो आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों पर लगा दी, वो बच्चे कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे उससे पता चलेगा। क्योंकि राहु के समय में अक्सर माँ बाप को ये कह दिया जाता है कि आप या तो इस दुनिया से चले जाओ या इस घर से चले जाओ, यानी वृद्धाश्रम, या उनकी हालात बड़े गैरत बेगैरत वाले कर दिए जाते हैं। तो ये राहु का दौर है। तो बुढ़ापे में भी राहु का दौर आता है, जब जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से होकर के गुजरता है। इसी प्रकार से 83 से 85 साल ये केतु का समय है। ये वो दौर है जब भरसक वैराग्य जागता है, जब इंसान मुंह से बोलता है कि अब तो चले जाएं तो अच्छा, भगवान उठा ले तो अच्छा, या डिटैचमेंट फील होने लग जाता है। पर डिपेंड्स ऑन वर्षफल। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर वर्षफल में केतु फर्स्ट क्लास आया है, शुक्र बढ़िया आया है, भाई कोई डिटैचमेंट नहीं होगा, है ना। तो वो अपना अच्छा मौज एंजॉय करेगा। अब इसी सीरीज में ऊपर चले जाओ, बृहस्पति पर चले जाओ, 86 से 91 साल। तो जुपिटर की जो उम्र है फिर से 86 to 91,
ये बृहस्पति की उम्र है, ये बहुत ज्ञानी बना देता है इस उम्र में, बहुत सूझबूझ वाला बना देता है या सूझबूझ खत्म कर देता है। दो में से एक काम होगा, या तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो जाता है, बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति होता है इस दौर में, आप कोई बात उससे व्यक्ति से पूछ लो, अगर उसका शारीरिक हिसाब किताब ठीक ठाक है तो जो सलाह देगा ये समझ लो अल्टीमेट सलाह देगा। और अगर आपके घर में भी कोई इस उम्र का कोई व्यक्ति है तो ये समझ लेना तुम्हारा गुरु जिंदा है, उसकी सेवा करो और हर काम उससे पूछ करके करो। पूछ के करने का मतलब ये होता है हर बात उसको बताओ, ये मत सोचना कि इसको पट्टे को समझ में नहीं आएगी, मेरा काम ये क्या समझेगा। उसको अपने दिल की बात बताओ, बेशक वो उस काम का जानकार ना हो, बेशक डिसीजन खुद लेना, पर वो बात उसके दिमाग में डाल दो, उसको जरूर बताओ इस समय मेरे साथ क्या चल रहा है। और अगर कोई काम की सलाह दे तो उस पर गौर करो, उसको इग्नोर मत करो, गौर करो इग्नोर मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं बृहस्पति की उम्र में चल रहा है और बृहस्पति की द्वारा दी गई सलाह अक्सर गलत नहीं जाती। ये आपको जीवन के ऐसे सूत्र मिल रहे हैं लाल किताब के माध्यम से जिसमें आप बहुत अच्छी चीजों को समझ सकते। 92 से 93 सूर्य है और 93 से 94 चंद्रमा है और 95 से 97 शुक्र है, 98 से 103 मंगल है। ये ध्यान रखना, 100 पे कोई नहीं मरता, मरना मुश्किल हो जाता, लोग ही उनकी संख्या बोल देते, 100 पे मृत्यु नहीं होती। और जो 100 101 फिर वो 103 के बाद ही जाने के चांस बढ़ते हैं उसके, क्योंकि यानी कि उसका मंगल बहुत स्ट्रांग है उस बंदे का, ये ध्यान रखना। मंगल उसका स्ट्रांग है कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर। मंगल जो है बॉडी का स्टेमिना होता है और 104 से 105 ये बुद्ध की उम्र है, बस ये बड़ी नाजुक होती है। अब यहाँ व्यक्ति फिर से बच्चा हो जाता है, फिर से राजकुमार हो जाता है, कहने का मतलब उसकी सारी हरकतें बच्चों जैसी होने लग जाती है, उसका दिमाग बच्चों जैसे होने लग जाता है और अब उसका कोई भरोसा नहीं, मतलब घर वाले भी मानते हैं भाई साहब कोई भरोसा नहीं, कब तक चल रहा है और कब तक नहीं चल रहा है, बस तो हर आदमी टेंशन में रहे, क्योंकि बुद्ध को भरोसे का ग्रह नहीं कहा जाता ज्योतिष के अंदर। तो सबसे ज्यादा 100 साल के बाद जो डेथ केस होते हैं वो 103 से 105 के बीच में होते हैं, सॉरी 104 से 105 के बीच में। ये 105 वर्ष तक की आयु का हिसाब किताब है, इतने में ही आपका गुजारा चलता है, ठीक है। इन उम्र को याद रख लो, इससे कुंडली देखते ही आपको समझ आ जाएगा। और जो भी आप जिस भी उम्र के दौर में चल रहे हो अभी प्रेजेंट में, आप लोग भी रियलाइज करना और वर्ष फल में देखना कि आपका उम्र का जो ग्रह है वो वर्ष फल में किस हालात में बैठा हुआ है। अगर वो अच्छा है तो ये ध्यान रखना बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, नेगेटिव है तो गड़बड़ कर देगा, तो उसकी रेमेडी सबसे पहले करना। हाँ, कुछ सिम्टम्स को आपने ध्यान में रखना है कि वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे राहु के दौर में अगर कोई चल रहा है तो सिंपल सी बात है भाई, 42 से 47 साल राहु का समय है, उस समय वो टू मच थिंकिंग में चला जाएगा, कुछ ज्यादा सोचेगा, ज्यादा हर चीज में ज्यादा लगा देगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट प्लेनेट होता है राहु, एक्सट्रीमिस्ट प्लेनेट है। तो वो हर काम को ज्यादा करने की कोशिश करेगा, ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा, ज्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश करेगा, ज्यादा सोचने की कोशिश करेगा, करता है। और यही का कारण है कि लोग इस समय में कमाते भी ज्यादा हैं, और जब जब राहु फायदेमंद होता रहता है वो कमाते रहते हैं। देखो, सरकार ने हमारी रिटायरमेंट की जो एज रखी है वो 58 से 59 साल रखी है, कई जगह 60 कर देते हैं। ये
चंद्रमा का टाइम पीरियड है, यानी एग्जैक्टली 58 साल की उम्र पर आदमी का काम करने को मन नहीं करता। ये फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है। उन्होंने ये किस तरीके से फाइंड आउट किया है तो बात अलग है। और व्यक्ति टू मच इमोशनल हो जाए, टू मच इमोशनल 58वें साल में। अब लोग तो ये मानते हैं कि भाई अब ये इसका रिटायरमेंट का आखिरी साल है, तो इसलिए अब ऑफिस के अंदर ये ज्यादा, तो हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर भी वो कहेगा अरे यार मैं कितना सीनियर मोस्ट आदमी हूँ, मैं तो इस साल रिटायर होने वाले हूँ, तो मेरी इज्जत नहीं करते। तो वो बहुत छोटी सी छोटी बातों को भी बुरा मानता है। बॉस को बॉस नहीं मानता है, बॉस को कहेगा आप तेरा क्या परवाह करनी है, अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ। बॉस भी उससे डरता रहता है कि भाई अब इसका क्या बिगाड़ेगा, तो वैसे ही रिटायर होने वाला है, जाने वाले से कौन पंगा ले। तो वो चंद्रमा वाला पूरा का पूरा खेल चलता है। अगर चंद्रमा अच्छा चल रहा है तो एंजॉय भी पूरा करता है। तो रिटायरमेंट के ईयर को मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो है एंजॉय करते हैं, रिलैक्स रहने की कोशिश करते हैं, तनाव नहीं लेते, काम नहीं करते। सरकार भी कह देती है अब इनको घर भेज दो, क्योंकि अगला जो उम्र का दौर है वो शुक्र का आना है। और ये वो दौर है जब व्यक्ति कोशिश करता अपने बच्चों की शादी निपटा दे। कोई बच्चा बच गया है ना तो बस निपटा दे तू फटाफट, खुशी देखने को तरसता है ऐसा आदमी इस दौर में ना, शुक्र के पीरियड में, कि यार कोई तो मैं घर में बड़ा फंक्शन कर ही लूं। मैं तो बहाने ढूंढता घर में फंक्शन करने के, चल शादी कर लो, और कुछ नहीं मिलेगा तो किसी पोते का जन्मदिन मना लेगा, वो कहेगा बड़ा कर दो, बस कुछ कर दो, लोगों को बुला लूं मैं, इकट्ठा कर दूं मैं। चंद्रमा भी सोशल होता है, चंद्रमा भी सोसाइटी का सबसे बड़ा ग्रह है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि हमारे देश में जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो सारे अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को बुलाता है, एक बड़ा फंक्शन होता है हमारे देश के अंदर है, तो वो अच्छा है। और जिसकी बेचारे की रिटायरमेंट में 4 आदमी हो उसको बड़ा बुरा माना जाता है, बड़ा गंदा माना जाता है, यार इसको तो कोई पूछता ही नहीं है, इसने अच्छे काम नहीं करे, इसका मतलब इसको कोई वो नहीं। और एक्चुअली में उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बेचारे का चंद्रमा उस वर्षफल में गड़बड़ा होता है या टक्कर खा रहा होता है, तो उसकी रिटायरमेंट में ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। देखा कितना बढ़िया सूत्र बता दिया। आप यहाँ तक प्रेडिक्ट कर सकते हो, कोई कहे मेरे रिटायरमेंट तो तेरी रिटायरमेंट का फंक्शन कैसा होगा, ये केवल आप वर्ष फल के चंद्रमा से बता सकते हैं कि उसका फंक्शन कैसा जाएगा, कैसा जाएगा। अगर वो अपने शुक्र के पीरियड में 60 साल से 62 साल की आयु में, ये वो दौर है जब वो अपने बच्चों की शादी सबसे ज्यादा भरसक प्रयास करेगा कि किसी तरह मैं किसी बच्चे की शादी को निपटा दूं, कर दूं। एक्चुअली में वो चाहता है मैं कोई फंक्शन कर लूं, मुद्दा बच्चे की शादी नहीं है, वो तो बहाना ढूंढ रहा है शादी का, पर वो किसी बड़े सेलिब्रेशन, किसी बड़े फंक्शन, हाँ बस 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 वो पार्टी का मूड बना लेता है वो, कि पार्टी मूड बनाओ। और अगर किसी के भाई ये बहाना नहीं मिलता तो वो चाहता है मैं विदेश घुमाऊं। सर 25-27 में तो है नहीं इस टाइम पे, वो 25 अगले वाले साइकिल में घूम रहा है, तो उसी के हिसाब से ढूंढता है पार्टी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज आप लोगों को मैंने टक्कर का कंसेप्ट समझाया, और ये ही लाल किताब में दशा है। सर ये 48 में अगर 42 और 50 के बीच में राहु केतु आ रहे हैं, ये टक्कर खाएंगे तो क्या करेगा इसमें आदमी? ये अपनी मुसीबत राहु अपने ऊपर ही झेलता है, यानी कि वो आपने फिर किसी साथी ग्रह को नहीं ढूंढना, उसका राहु की ही रेमेडी करनी है। मान लीजिए राहु टक्कर खा रहा है, किसी से भी टक्कर खा रहा है, तो सिर्फ राहु की रेमेडी। तो हमारा कंसेप्ट ये था कि वो साथी ग्रह की भी रेमेडी करो, तो सारी मुसीबत राहु के ऊपर रहेगी। मतलब रेमेडी होगी ना, आप कह रहे थे ना कि टक्कर ये नहीं नहीं, रेमेडी तो करनी, अपने आप झेल लेगा भाई। अस्पताल किस लिए बने हैं भाई, जिसको भी चोट लग जाए आओ ठीक कराओ, हैं। तो ज्योतिष में रेमेडीज किस लिए भाई, किसी भी ग्रह से कोई भी टक्कर लग रही हो तो आओ उसका इलाज करो। गुरुजी हाँ एक बात पूछना चाहता था, जैसे हाँ आपने पहले बताए थे, मतलब वो वैदिक में जो 7 से जो 60 प्लस होते हैं उसके मतलब शनि का पीरियड हो जाता है, तो यहाँ पे तो शुक्र हो गया। नहीं, ये बारीक डिस्क्रिप्शन है ना, बारीक, हाँ हाँ। मैंने वो कहा था 60 के बाद व्यक्ति शनि के कंट्रोल में चला जाता है, यानी कि शनि की एज मानी जाती है। ओके। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि अब कोई बीमारी 60 के बाद लगेगी भाई, वो तो चलती रहती है, ऑनगोइंग माना जाता है बीमारी।
लेकिन पर गुरु हम जी इसमें यहाँ पे जितना आपने दिए हैं, मतलब मैं अपने के ऊपर ही देख रहा हूँ, अभी दूसरे के ऊपर एक आया हुआ था, उसको भी देखा था, तो उसमें ऑलमोस्ट 100% ही हो रहा है मतलब। नहीं, वो तो चीजें आप जब सारे सूत्रों को जब एक कंपाइल कर लेंगे, मतलब लाल किताब के इकट्ठा कर लेंगे और बड़े अच्छे अच्छे ढंग से इनको इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे, आपको वही प्रेडिक्शन के अंदर आपकी धार तेज मिलेगी, वही रेमेडी करने में आपको आनंद आएगा। ये चीजें जब तक ही होती हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, जब तक हम सूत्रों को समझ नहीं लेते। अब दिक्कत वाली क्या बात है कि जो लाल किताब की जो पुस्तकें हैं, मैक्सिमम राइटर ने उसे उसी भाषा में लिखने का प्रयास किया, लगभग उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते। उसको ढंग से अगर उसको विद एग्जाम्पल और बहुत सरलता से दिया जाए, बताया जाए, तो लाल किताब मेरे हिसाब से बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और जैसे गुरुजी कल आपने बोला था जो पामिस्ट्री जैसे आपसे सीखा हम लोग ने, तो उसमें मैंने देखा जैसे उसमें जो फास्ट मतलब हमारा फिंगर है, तो उसमें पोर्स वगैरह देखा जाता है, तो उसमें जुपिटर पहले आ जाता है। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है सर इसमें बहुत कुछ सीखना है, मतलब वो नया कोर्स में हम लोग सीख लेंगे शायद। तो मैंने पढ़ा है मतलब उसके ऊपर कुछ, मतलब जैसे इसमें बहुत सारी देखो, आपका नोट्स पुराना। आप लोग जो इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये व्याकरण वाला पार्ट बहुत ही रिपीट होगा और उनको ये चीज मजबूत हो जाएगी। हर एक मतलब लाल किताब में व्याकरण की मजबूती सबसे बड़ी मजबूती हाँ, है, वो यस, मार नहीं खाता, वो मार ये नहीं खाता। इम्पोर्टेंट है। देखिए, नहीं तो केवल किताब से देख करके रेमेडी कराना नीम हकीम में खतरा जान है। बहुत बहुत सही बोला। व्याकरण से पकड़ेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, लॉजिक आपके पास रहेगा और मैक्सिमम चांस है कि आपकी रेमेडीज वर्क करेंगी। दिक्कत यही आती है कि बिना सोचे समझे हम अक्सर, हमारी क्या आदत होती है, या अच्छा फलाना ग्रह कौन से भाव में बैठा है, फलाने भाव में बैठा है, अच्छा भाई ये रेमेडी कर लो। ये तो कंसेप्ट ही नहीं है भाई यहाँ पे कि ये भाव तो ये कर लो, तो समझाना है, हैं? पहले ये देखो कि बंदा किस उम्र के दौर में चल रहा है, भाग्य का कौन सा उसका ग्रह है, वर्ष फल में उसकी स्थिति क्या चल रही है, कौन किससे टक्कर मार रहा है, वो कौन उसको मदद पहुंचा रहा है। मदद पहुंचाने का बताया, जो भी ग्रह अपने से पांचवा होगा वो मदद पहुंचाएगा, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, वो मदद पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और बड़ा एग्जाम्पल देके क्लियर किया कि पहले भाव में सूर्य बैठा है, एक एग्जाम्पल है, वो कहीं भी बैठ सकता है, और उससे पांचवें में यदि शनि बैठा है, तो अब यहाँ पर शनि जो है उसको मदद पहुंचाने का काम करेगा। अब मदद कैसे मिलती है? सूर्य कौन है? राजा, और शनि कौन है? सेक्रेटरी, उसके अधीन काम करेगा, सेवक है। सेवक है। ऐसे आदमी को हमेशा एक सेक्रेटरी अवेलेबल रहने का चांसेस बन जाएंगे। उसको कोई ना कोई उसको अपना राइट हैंड मिल जाएगा, कोई ना कोई उसको हेल्प करने वाला मिल जाएगा उसको, तो उसको मदद शनि से हमेशा मदद मिलेगी, उसको अपने नौकर से हमेशा मदद मिलेगी। तो आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हो भाई, क्योंकि शनि पंचम में आ रहा है, तो नौकर या उसका हेल्पर या उसका पीए उसको हमेशा अवेलेबल रहेगा, वो कभी भी अकेला रह के काम नहीं करेगा, यानी कि उसके पास कोई ना कोई असिस्टेंट जरूर। तो आपको तुरंत समझ में आ गया उसकी बुनियाद, उस ग्रह की बुनियाद 9वें पर, अपने से 9वें पर डिपेंड करेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य चौथे भाव में बैठा है, तो उसका साथी ग्रह सूर्य का जो मदद पहुंचाने वाला ग्रह कहाँ मिलेगा? अष्टम भाव में मिलेगा। अगर 8वें में ऐसे में कोई ग्रह बैठा है तो वो सूर्य को मदद पहुंचाएगा, और मदद कैसी होगी? बिना किसी शर्त के, यानी कि उसने देनी ही देनी है मदद। अब चाहे 8वें में कोई ग्रह बैठ जाए, चाहे शुक्र बैठ जाए, चाहे गुरु बैठ जाए, वही सूर्य का मददगार हो जाए, वही सूर्य को हमेशा हेल्प देता रहेगा। और अपने से 9वां यानी कि 12वें में जो ग्रह बैठा होगा वो उसकी बुनियाद होगा। बुनियाद का मतलब वो उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसको ताकत देगा। और ये मदद का कंसेप्ट क्या है कि जब भी वो टक्कर खाएगा वर्ष फल के अंदर, अगर ऐसे में मदद का ग्रह जो होगा उसका
निंदा, उसको आप थोड़ा और पावर दे दो मदद के ग्रह को, वो एकदम नॉर्मलाइज कर देगा सिचुएशन। जैसे कि सूर्य चौथे में बैठा है और बृहस्पति 8वें में बैठा है, और किसी कारण से वर्षफल में बृहस्पति को टक्कर लग गई, नहीं सॉरी, इसको सूर्य को टक्कर लग गई, सूर्य को टक्कर लग गई, तो इसका मदद का ग्रह कौन है? बृहस्पति। आप तुरंत उस आदमी को पीला पुखराज पहना, चाहे वो किसी भी लगन का व्यक्ति हो। सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सरकार की तरफ से, कोई इनकम टैक्स का चक्कर फंस गया, कोई जीएसटी का चक्कर फंस गया, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज खड़ा हो गया, कब कोई उसकी फादर की हेल्थ को दिक्कत आ गई, क्योंकि फादर के साथ दिक्कत हो गई, तो तुरंत पीला पुखराज पहना दो, यानी कि बृहस्पति की मदद दे दो, और बृहस्पति के उपायों को स्ट्रॉन्ग कर दो, पर दान वाले उपाय नहीं, उसको ताकत देनी है। जितना बृहस्पति ताकत देगा, ताकत लेगा, उतना ही वो सूर्य को मदद पहुंचा देगा। तो उसके पिताजी की अगर हेल्थ सिचुएशन है तो तुरंत पिताजी को एकदम रिकवरी होना शुरू हो। एक टेक्निक है कि उसको मदद पहुंचाए। आपके पास कोई आता है कि जी मेरे फादर साहब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मैं क्या करूं? आप देखिए कि सूर्य को मदद पहुंचाने वाला ग्रह कौन सा है, कौन मुसीबत में काम आएगा, तो जो मददगार वाला है तो उससे 5वां देखना शुरू। 9वां उसको स्ट्रेंथन देगा। अगर आप 9वें को भी ताकत दे देते हो तो उसकी जड़ नहीं हिलने देगा, यानी कि उसको बहुत बड़ा डैमेज नहीं होने देगा। 5 और 9 का कंसेप्ट ही तो ऐसे ये छोटी छोटी टेक्निक हमें अगर याद होंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे अगर हम लाल किताब में, तो फिर हम जो है इसके मास्टर बन जाएंगे, और जो है हम लोगों को रिलीफ देने में भी कामयाब हो जाए। शुक्र के साथ कोई दिक्कत आ गई, वाइफ की हेल्थ खराब है, ये देखो शुक्र से 5वां, हमेशा उस ग्रह को ताकत दी। अगर शुक्र कहीं बैठा हुआ है, शुक्र से 5वां बृहस्पति है, तुरंत पीला पुखराज पहना। शुक्र अगर टक्कर खा रहा है, बृहस्पति का पीला पुखराज पहना दिया। अब शुक्र अपनी मुसीबत किस पर देता है, उस चीज को याद रखो, केतु, केतु को देता है। केतु की रेमेडी साथ में कर दो, हो गया इलाज। इधर से बृहस्पति को ठीक करा, इधर से केतु को ठीक करा, ऑटोमेटिक शुक्र हील होना शुरू हो जाएगा, वीनस ठीक होना शुरू हो जाएगा, वाइफ की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना, मददगार जो ग्रह होता है ना, बहुत जल्दी सबसे पहले मदद पहुंचाता है, इसलिए लाल किताब में मदद के ग्रह की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इन्हीं सूत्रों को है प्रॉब्लम सर, मतलब वाइफ और बेटे पर ही आती है, फैमिली में भी और वैसे भी वही ले रहे हैं सारी, शुक्र और केतु। भाई बंदा दंदनाता हुआ घर में घुसेगा हैं और कुटकुट करेगा, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वाइफ और बच्चा ही होगा। वही प्रॉब्लम ले जा रहे हैं सारी। आज आपकी क्लास से पहले मैं यही केस सुलझ रहा था एक फैमिली का, है तो वाइफ कंप्लेंट कर रही थी, तो मैं उनको जब दशाओं से समझाने लगा तो पहले तो बेचारी चुपचाप सुन रही थी, जब उसको मेरी सारी बातें मिलती हुई दिखाई दी तो बेचारी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा जी ये आज के समय में ना दुखी कर रखा है। अब मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। ये बोला जी आते ही घर में बस हल्ला मचा देते हैं, ये है वो है, और पैसे खर्चने के नाम पे तो इनको ऐसे लगता है जैसे सल्तनत लुट गई हो, क्या वो 500 रुपए की बात हो, है तो वो कहते हैं पैसे का तो नाम भी मत लो। अच्छी फैमिली की मैं बात बता रहा हूँ, अच्छा फैमिली थी, तो उसका बेटा कह रहा है BMW ले लो, है तो मैंने उनको समझा के बेटा अभी अल्टो भी मत मांगो, अभी ये समय का दौर ठीक नहीं है, ये इस समय पापा अल्टो नहीं खर्चेंगे। और वो आदमी कहता जी मैं एक पैसे की गाड़ी लेने के मूड में नहीं हूँ, अल्टो तो फिर भी 3-4 लाख रुपए की आएगी, मैं तो वो भी खर्चने को तैयार नहीं। मैंने कहा लो, तो ये होता है, वर्षफल में शुक्र गया हुआ था उनका। तो आप उससे समझेंगे तब जी। ठीक है गुरुजी। हाँ बताएं। 2 चीजें थी गुरुजी, एक तो जो भी हमने ये कुर्बानी का किया कंसेप्ट, उसमें साइकिल है। अब जैसे शनि इफेक्ट होता है तो शुक्र को इफेक्ट करेगा, लेकिन ये इफेक्ट क्या शुक्र तक रुकेगा या शुक्र का भी आगे? नहीं फर्दर सीरीज नहीं बनाएंगे, है तो सारे फंस जाएंगे। मैं वही था कि ये तो चेन बन जाएगी। नहीं लगा दिया ये तो। नहीं वो चक्कर नहीं है ना, बस जिसपे जो आ रहा है वाइफ ही के ऊपर बलि का बकरा है, वो ही है सब। हाँ ठीक है।
और दूसरा गुरु जी एक जनरल था कंसेप्ट के तौर पे, एक होता है ग्रह के हिसाब से हम अपनी कर्म जिसे कहते हैं, हम अपनी लाइफ को अलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल गुरु कहता है कि हमें लाइफ इस तरीके से जीनी चाहिए, तो गुरु के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उस हिसाब से जीते हैं तो एक वो तरीका है। और एक होता है गुरु को अच्छे करने के लिए उपाय, है ना, और वर्षफल के हिसाब से भी हम उसमें रेमेडीज या हम उसको देखते हैं, उसको हैंडल करते हैं। बट मैं ये जानना चाह रहा था गुरु जी कि अगर लाइफ को गुरु के हिसाब से कोई जीना शुरू कर देता है, ऑब्वियसली ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा, इसका इफेक्ट आते आते टाइम लगेगा, बट ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है एज कंपेयर टू, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा मान सकते हैं? मंजीत जी, सबसे पहले लाल किताब के अगर सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें आता है कि वैदिक नियमों का पालन करो, उपाय बात की बात है। वैदिक नियमों का पालन करना मस्ट है। अगर हम सोचते हैं कि हम वैदिक नियम का पालन नहीं करेंगे और रेमेडी करेंगे, चाहे वो डायग्नोज कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, डायरेक्शन कितनी भी सही क्यों ना हो, रेमेडीज केवल 20 से 30% इफेक्ट देगी, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर वैदिक नियमों का पालन करते हो तो इसकी जो पावर है वो 70% से लेके 90% तक होती है इफेक्टिव। मतलब वैदिक नियमों का, जैसे कि मैंने आज बताया कि आप शराब मत पिए शनि का जी समय, जी अब उसने नियम बना लिया कि शराब में आगे तक ही नहीं बात, अब जी तो उसने वैदिक रेमेडीज बना, अब वो कोई शनि से रिलेटेड उपाय भी करेगा ना तो उसके इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अगर वो शराब पी रहा है और शनि का इलाज कर रहा है जी, तो इफेक्टिवनेस केवल 20 से 30% ही रहेगी उपाय में। पर गुरुजी मैं यही जानना चाह रहा हूँ, अगर वो शनि के हिसाब से मान लीजिए शराब पीना छोड़ देता है ना, बंद ही कर देता है, तो भी क्या हमें उपाय की जरूरत रह जाएगी? हाँ, उपाय अगर की खराब जरूरत होगा रहेगी, उपाय की जरूरत रहेगी मंजीत जी, अच्छा, उपाय की जरूरत रहेगी। बीमार होने पर दवा लेना जैसे जरूरी है वैसे वो करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने बट आप देखो कह रहे लाल हैं किताब में, जी, हाँ, आपने कहा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि केवल पालना करने से नहीं। तो शराब छोड़ना तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना, हाँ, लाइफस्टाइल चेंज। उपाय दवाई हो गई। हाँ, जैसे केवल जैसे कह देते हैं ना कि डायबिटीज लाइफस्टाइल का एक बीमारी है, लाइफस्टाइल, केवल लाइफस्टाइल सुधारने से ही केवल थोड़ी होगा, और होगा तो उसका असर आएगा 9 महीने में, जब तक तो बेचारे की शुगर के कहीं की कहीं बढ़ जाएगी, वो तो तो शुगर उसको तो आने से इमीडिएट पहले का रिजल्ट इलाज है, चाहिए, शुगर है आने ना। से पहले का, शुगर आने से उसको पहले का इलाज होगा। तो डॉक्टर कहता है भाई लाइफस्टाइल भी सुधार और दवा भी खा, जब दोनों काम तो मिला करके करेगा तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। पर एक बंदा कहता है लाइफस्टाइल नहीं सुधारूंगा दवा खाऊंगा, तो भी इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी, तो भी डॉक्टर हर बार कहेगा यार तू देख ले, ये क्या मतलब है। वो कहेगा जी कोई बात नहीं, कल मेरे घर में जन्मदिन था, मैं केक खा लिया तो इसलिए 300 आ गई। अरे भाई तेरे को नहीं खाना की, तेरे को नहीं वो करना, तो वो कहेगा भाई तेरे को ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर तेरे को सही ढंग से ठीक होना है तो दवाई भी जब ही काम करेगी तेरे लिए अच्छे से तरीके से। पर कुछ लोग बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चीजों को फॉलो करते हैं, यानी डॉक्टर की बात को फॉलो करते हैं और वो दवाई भी लेते हैं, तो उनका जो है इलाज बहुत जल्दी होता है। ऐसे ही लाल किताब में है, अगर आप वैदिक नियमों का पालन करते हो और साथ में रेमेडीज प्रॉपर करते हो तो इफेक्टिवनेस ऑफ रेमेडीज बढ़ जाती है। ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे हमारे यहाँ पितृ शराब का आता है, अब आप कहते हो भाई मैं पितृ शराब, हम पितरों पुत्रों को तो मानते नहीं, बाकी रेमेडी करते हैं। भाई जो पितृ शराब के कारण जो मामले फंसे पड़े हैं ना, जो उपाय अगर आप करोगे भी ना, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। फिर वही कहेंगे जी हमने तो सारे उपाय कर लिए, कुछ लोग मैंने देखा है कि खाम खाई के ही परेशान ज्यादा होते हैं, और या एक कारण ये भी होता है उनको कोई रेमेडीज अच्छा बताने वाला समझाने वाला कई बार नहीं मिलता। ये भी फैक्ट है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि मार्केट के अंदर तीर तुक्के वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। और रीजन यही है कि या तो उन्हें कहना चाहिए देखो रेमेडीज के लिए ईमानदारी से कि भाई फला व्यक्ति के पास जाइए, एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास जाइए, ताकि वो ढंग से रेमेडीज को फॉलो करवा। देखिए ज्योतिष में ना अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है। एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाता है। इवन उसको मिनिमम, मेरा ये मानना, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छी रेमेडीज पे पकड़ बनाने में। खास करके उसको मुसीबत वाले जो है ना केस को नहीं लेना चाहिए।
स्टडी करे, उपाय करे, छोटी छोटी रेमेडीज करे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जब वो छोटी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देगा ना तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अब वो कोई बड़ी मुसीबत में व्यक्ति आ गया, उसको केस लेके बैठ गया, वही वकील वाले हालात, बस की बात कुछ होना, मुकदमा उसको कोर्ट में रखना भी ना आता हो, और वो लेकर के केस पे फाइल पे हमने बैठ गया, और वो क्या करेगा, तो वो बेल तो नहीं दिला सकता, वो फंसवा देगा उसको, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसको मरवा देगा, क्योंकि उसको केस की समझ उतनी नहीं है। तो सीनियर की तरफ अप्रोच कर देना चाहिए, जब तक छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि वकील भाई कभी तो बेचारा लड़ेगा ना, बड़ा तो जब भी होगा, पर छोटे मुकदमे लड़ना थोड़ी छोड़ना है, छोटे मुकदमे उसको लड़ने हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि वो छोटा मुकदमा जीत लाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और अनुभव गेन करना चाहिए। उसकी असली पूंजी अनुभव है। लोगों से जब बात करेगा, जब वो भाई तेने क्या उपाय करा, अच्छा तू हनुमान जी के मंदिर में गया, अच्छा इतने दिन गया, इतने दिन बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर समझो कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में हनुमान चालीसा पढ़ करके आया मंदिर में जाकर के बैठकर। जब उसने कहा 21 दिन की थी, मुझे ये रिजल्ट आ गया, अपने दिमाग में नोट कर लिया, डायरी में नोट कर लो कि यार ये रेमेडी काम करती है, इस प्रॉब्लम में रेमेडी काम करती है, तो आप में कॉन्फिडेंस। फिर जब आप 10 साल पूरे कर लोगे, उस समय आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक हो और आप रियल में डॉक्टर बन के बाहर निकले। चलिए, राइट, थैंक यू गुरुजी। 9 बज गए, मिलते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू, लोग नमस्कार। जाना शुरू हो गए। नमस्कार, नमस्कार जी। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते।